उस समय तक हमारे परिवार में लड़कियों के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। क्या है, मनु भंडारी के समय जो इनके परिवार में लड़कियों की शादी के लिए, विवाह के लिए थोड़े अनिवार्य, थोड़े योग्यताएं थे, वो थे उम्र में 16 साल और उनकी पढ़ाई मैट्रिक। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कलकत्ता चली गई। इसकी जो बहन है वह सुशीला 1944 में 10th क्लास पास हो गए और इनको 16 साल की उम्र आ गई और इन्होंने शादी करके कलकत्ता चले गए। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छात्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपना वजूद का एहसास हुआ और सुशीला की शादी हो गई। हो जाने के बाद दो भाइयाँ भी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। उसके बाद मनु भंडारी को ये पूरे भाइयाँ और बहन पूरे हट जाने से नए सिरे से उन्होंने कैसा जीना है, उसका वजूद क्या है, ये पूरा उसे एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ और मेरे पिताजी का भी जो ध्यान है, उन्हें भी उनकी नज़र पहली बार मेरे पर पड़ी। अब तक पूरे भाइयों और बहनों के बीच में मैं रहने से इतना केंद्रित नहीं था। पिताजी अपने काम पे अपन थे, लेकिन अब मेरे ऊपर ज़्यादा केंद्रित करें। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूल शिक्षा के साथ साथ सुगंध गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाते जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। क्या है, लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ, स्कूल की शिक्षा के साथ साथ घर के पकवान का भी उनको ध्यान देना पड़ता था और पकवान भी सीखना पड़ता था। लेकिन पिताजी मुझे रसोई घर यानी किचन रूम से मेरे को बाजू रखते थे। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहने अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। क्या है, इनके पिताजी रसोई घर को भटियार खाना समझते थे और वहाँ से रहने से इनकी जो क्षमता है और प्रतिभा यानी इनका ने जो कॉन्फिडेंस है और इन्हों जो पढ़ाई में टैलेंट है, वो सब एक भट्टी में खाक बन जा रही। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। क्या है, हमारे घर में कई दिनों से राजनीतिक पार्टियों के यानी पॉलिटिक्स लीडर्स हमारे घर में आके जमा होते थे और जमकर बहस होती थी। यहाँ पे बैठ के पिताजी के साथ जम के बहस यानी आपस में बातचीत होते रहती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। जो बहस करना, बातचीत करना, उसके बारे में डिस्कस करना हमारे पिताजी को बहुत अच्छा लगता था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती थी तो पिताजी मुझे भी वहाँ बैठने को कहते थे। मैं पिताजी को चाय पानी नाश्ता वो देने के लिए पिताजी और उन जो साथियाँ बैठे हुए रहते थे वहाँ देने के वास्ते जाती थी। तो जब मेरे पिताजी मुझे भी वहाँ बैठने के लिए कहते थे, वे चाहते थे कि मैं भी वहाँ बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। और मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं वहाँ बैठ के देश में अब क्या क्या हो रहा उसके बारे में जानकारी लेना और उसके बारे में सुनना और चारों तरफ दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं, ये सबके बारे में जानकारी करना ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे सुनाते थे। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था, आजकल देश में कितना कि क्या क्या हो रहा है। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसा खेल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेदों के तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। जो 1942 का जो आंदोलन था, वो आंदोलन में किस तरीके से आंदोलन किया गया था उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था, लेकिन आजकल के जो राजनीतिक पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, उन लोगों की नीतियां क्या है, उन लोगों का मतभेद क्या है, उन लोग क्या चाह रहे हैं, ये इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था।
हाँ, क्रांतिकारी और देशभक्त शहीद के रोमानी आकर्षण उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मन अंकुरित हो रहा था। हाँ, देश के लिए जो क्रांतिकारियाँ हैं, देशभक्तियाँ हैं, उन्होंने देश के लिए जो शहीद होते थे उनके बारे में, उनके कुर्बानियों के बारे में मुझे थोड़ा बहुत मालूम था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी ख़ास समझ के घर में होने वाली बहस सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। जो मैं 10वीं क्लास तक आने तक ये आलम हुआ कि इस तरीके से माहौल हो गया कि किसी ख़ास समझ के घर में होने वाले बहसों को सुनती थी। जो घर में जितने भी मेरे पिताजी के साथ आके जो डिस्कस करते थे उसके बारे में मैं सुनती थी, और बिना चुनाव के कितने लोग जीते, क्या करें क्या नहीं करें, और लेखक जो किताबें लिखते थे वो किताबें में मैं पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचित हुआ, जो 1945 में मैं 10th क्लास पास होके इंटर फर्स्ट ईयर में आई थी। जब मैं हमारे हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने कहा कर सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। जहाँ पे मैं सावित्री गर्ल्स कॉलेज में गई थी, वहाँ पे वो पहला साल वहाँ पे कॉलेज बना था। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। जब भी उन्होंने मुझे साहित्य की दुनिया में, यानी जो हिंदी के साहित्य जो है, हिंदी के कहानियाँ जो है, हिंदी के बारे में उन्होंने मेरे को जानकारी देते हुए उसमें मुझे प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी गई, किताबों पर बहस की, तो 2 साल कितने न कितने साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद्र से बढ़कर ज्ञानेंद्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवत चरण वर्मा तक फैल गई। क्या है, जो किताबें, जो साहित्य के जो बुक्स हैं, वो चुन चुन कर मेरे को दे के उसमें कितने बदलाव आते गए, ये सब मुझे बताते गई। और ये किताबों को पढ़ते पढ़ते मैं ये किताबों के बहसों में भी उलझ गई। ऐसे 2-3 साल तक मैं ये साहित्य की दुनिया के पूरी किताबें पढ़ते हुए शरत प्रेमचंद से बढ़कर ज्ञानेंद्र, अज्ञेय, यशपाल, जो ये पूरे लेखक कवियाँ हैं, उन लोगों तक भी मेरी ये साहित्यकारी फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय ज्ञानेंद्र जी के छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। जब उस समय जो ज्ञानेंद्र जी लिखने वाले कहानियों में से उन्हें छोटे छोटे सरल छोटे छोटे से अच्छे समझदार कहानियाँ जो रहते थे, उनके सेंटेंसेस रहते थे, वो मुझे अच्छे लगे। सुनीता बहुत अच्छा लगा था। जो ज्ञानेंद्र का उपन्यास है, उन्होंने लिखे तो उपन्यास है, वो उपन्यास का नाम है सुनीता, वो इनको बहुत अच्छा लगा। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर, एक जीवनी, पढ़ा ज़रूरी, पर उस समय वो मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। इसके अलावा अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर, एक जीवनी, ये भी उपन्यास में पढ़ा, लेकिन ये इसमें से जो पहले मुझे हिंदी साहित्य के बारे में नहीं मालूम था, इसलिए ये कहाँ तक है इसका सीमित दायरा मुझे बिल्कुल नहीं आया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसे झांक में शेखर की फिर से पढ़ी गई। जो नदी के द्वीप कहानी उपन्यास पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर मैं शेखर जो उपन्यास है उसे फिर मैं पढ़ने गई। इस बार कुछ समझ के साथ, ये बार क्या हुआ, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया। ये शायद मूल्यों के मंथन का युग था। मूल्य यानी कीमती, शायद ये बहुत सारे कीमती चीज़ें हैं। ये हिंदी साहित्य हैं दो, इसमें के जो भी
वर्ड्स अपने को इस्तेमाल हो रही। और ये युग कैसा है, ये शायद बहुत कीमती चीज़ थी। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणा के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगे रहते थे। जो गलत क्या है, सही क्या है, और नैतिक अनैतिक, यानी अपने क्या करना है क्या नहीं करना है, पाप क्या है पुण्य क्या है, ये जो सारे चीज़ें हैं, इसके सामने सवालों का जो क्वेश्चन मार्क रहता वो कभी भी लगे हुआ नहीं रहता था, क्योंकि ये सारे अपने को अपनाना पड़ता था, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में ज्ञानेंद्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। जो शीला अग्रवाल जो हमारे हिंदी प्राध्यापिका है, उनके साथ मिलके इसके बारे में त्यागपत्र, ज्ञानेंद्र जी का त्यागपत्र है, भगवती बाबू जी का चित्रलेखा है, इसे पढ़ते हुए उनके साथ लंबी लंबी बहस करके मैं आगे चले जाती थी। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारों के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींच के उसी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। क्या है, जो शीला अग्रवाल साहित्य के बारे में ही नहीं, जो हमारे पिताजी चार दीवारियों के बीच में बैठ के जो पॉलिटिक्स के बारे में, उसके बारे में जानकारी मुझे देते थे, उसे वो चार दीवारियों से हटा के मुझे बाहर लेके आके अपनी जिम्मेदारी के ऐसा बदल दिया था। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठ रहना संभव था भला। 1946-47 के दिन थे जब, तो वो स्थितियां ऐसे नहीं थे कि घर में बैठ के इसका बहस करना। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर के चरित्र था। 1946-47 के वक्त फायरिंगा होना, हड़तालें चलना, जुलूस और भाषण देना, स्पीचेस देना, हर शहर में ये चलते हुए आ रहा था। और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। क्या है, ये हड़ताल में हो दो, जुलूस में हो दो, स्पीचेस में हो दो, हर एक नागरिक, भारत का नागरिक इसमें हिस्सा लेना और जोश से इसमें हिस्सा लेना। जब हर एक लड़कों के उसमें, हर एक युवा पीढ़ी में उन लोगों का ये था कि हम लोगों का कर्तव्य है ये। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से रंगों में बहुत खून को लावे में बदल दिया था। मैं भी जब वो ज़माने में युवा थी और शीला अग्रवाल के जो जोशीले बातें थे, वो बातों से मेरा खून भी लावे में एक बदल दे के मैं भी इसके लिए चले गई थी। स्थिति ये हुई कि एक बावंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, और ऐसा माहौल हमारे घर में पैदा हुआ कि हमारे पिताजी चारों ओर चार दीवारों के बीच में बिठा के हमको सिखाते थे और हम बाहर जाने के उसमें, घर के बाहर। पिताजी के आज़ादी की सीमा यहाँ तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं। सिर्फ मेरे पिताजी मुझे सीमा इतनी ही तय करे थी कि मेरे घर में जितने भी लोग आते रहते उनके साथ उठना बैठना और उन लोग जो भी बोल रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेना और सुनना। हाथ उठा उठा के नारे लगाती, हड़ताल करवाती, लड़कों के साथ शहर की लड़कियां, नापाती लड़कियों को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये लड़की बाहर जाना, हाथ उठा के नारे लगाना और हड़ताल में हिस्सा लेना और लड़कों के साथ शहर में सड़कों में हर एक के साथ नारे लगाते हुए घूमना करना, ये इनके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। जब रागों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनियाँ, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाला पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। जब तक मैं पिताजी की बात सुन रही थी और पिताजी के साथ चार दीवारों के दायरे में बैठ के जो भी
पॉलिटिक्स के बारे में और देश दुनिया के बारे में जो जो किस्से चल रहे हैं उसके बारे में मैं सुन रही थी। लेकिन अचानक 1946-47 में जो नारे लगाने के लिए मैं बाहर निकली थी, ये जो खून एक लावा बन के, जोश बन के आया हुआ है, वो रोक नहीं पाई। जो मुझे निषेध था, सारी वर्जनियाँ थे, यानी जहाँ पे मुझे रोक टोक था उसे पूरों को ध्वस्त करते हुए ये तभी जाना और अपने क्रोध को सबसे थरथराने वाले पिताजी से भी टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ। जैसे कि मेरे खून में जोश आया जब से मेरे पिताजी से जो थरथराते थे, मेरे पिताजी को देख के सब थरथराते थे, यानी डरते थे, करते थे, वो डर का भी मैं टक्कर लेते हुए, नारे लगाते हुए मैं बाहर निकली। तो वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। जब तक मेरी शादी हुई, जब तक मेरे पिताजी से ये टक्कर चलता रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश प्लीज़ा पिताजी का सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत के व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। जो यश कामना यानी नाम कमाने की खुशी और कि इज़्ज़त नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी पहले से इज़्ज़तदार थे, उसके लिए मेरे पिताजी के ये दुर्बलता की, ये कमज़ोरी को दूर करने के लिए, उनके जीवन की दूरी जो है, उनके जो सिद्धांत है उसको विशिष्ट बनाने के लिए उन्हें एक जीवन चाहिए। कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो। फिर उन्हें ऐसे काम करना है कि समाज में फिर उनका नाम होना है, सम्मान होना है, प्रतिष्ठा होना है, वात्सल्य होना है। ये सब फिर मेरे पिताजी में भी गुणगान होना है। इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई थी। इतना रहते हुए भी मैं मेरे पिताजी के जो गुस्से से मैं एक दो बार बच के निकल गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी का आकर मिलो और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना करें। एक बार मेरे पिताजी को लेटर आया कॉलेज से, प्रिंसिपल गए से, कि आपकी लड़की के गतिविधियां यानी चाल चलन के बारे में बताते हुए उन्होंने जो अनडिसिप्लिन में है उसके बारे में मैं कार्रवाई क्यों ना करना। मेरे पिताजी पत्र पढ़ते ही आग बबूला हो गए, यानी गुस्से में आ गए। ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। ये लड़की जो मनु भंडारी मुझे किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाके। ये गुस्से में उन्होंने बोले रहे थे कि अब जाके प्रिंसिपल के पास मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। मेरे 4 बच्चे भी वहाँ पे पढ़े, लेकिन आज तक मुझे कोई भी कुछ भी नहीं सुनाए। लेकिन पहली बार प्रिंसिपल गए से लेटर आया। गुस्से से भनकते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर पर पाया होगा इसका अनुमान था। क्या है, गुस्से से उन्होंने आग बबूला होते हुए वहाँ से चले गए और लौट के आने के बाद मेरे ऊपर क्या गुजरने वाली है इसका अनुमान लगाया था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाके बैठ गई। इसलिए मेरे पिताजी आने से पहले मैं जाके मेरे मित्र के घर में बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबर निकल जाएगा तब बुलाना। पिताजी कॉलेज से आने के बाद उन्हें गुस्से में जो भी बोलेते रहते, भड़ास निकाल लेने के बाद, गुस्सा कर लेने के बाद, उसका गुस्सा शांत होने के बाद मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आके कहा कि वे तो खुशी है, चलिए तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होके आए, चलो बोल के, तो विश्वास नहीं हुआ। जब मुझे विश्वास नहीं हुआ, गई तो सही लेकिन डरते डरते पिताजी के पास मैं गई, लेकिन डरते डरते मुझे जाना पड़ा। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है, तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका के, डांट झपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं। क्या है, सारे कॉलेज में तुम्हारा इतना रोब, यानी तुम्हारा इतना चलता है कि 3 लड़कियां
पूरे कॉलेज को अपने इशारों के पर चला रही। इसलिए प्रिंसिपल बहुत परेशान है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुझे घर में बिठा ले, क्योंकि दूसरी लड़कियों को धमका के डरा के करके फिर उन लोगों को क्लास में बिठा ले सकते हैं। अगर तुम लोग एक इशारे कर दो तो कि क्लास छोड़ के बाहर आ जाओ, तो सारे लड़कियां निकल के मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। अगर से तुम 3 लड़कियां भी एक इशारा दे के पूरे लड़कियों को बुला ले के बाहर मैदान में आ गए और नारे लगाना शुरू कर दे रहे हैं, तुम लोगों के मारे कॉलेज चलना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए ये 3 लड़कियों की वजह से वहाँ पे कॉलेज चलना बहुत मुश्किल हो गया है। कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने में घबरा रहे थे और कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि ये तो पूरे देश की पुकार है। लेकिन यहाँ से जाते वक्त पिताजी कितनी मुश्किल में गए थे, मैं क्या क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है बोल के। लेकिन वहाँ से आते वक्त प्रिंसिपल की बात सुन के उनके प्रिंसिपल से कह के आए कि ये तो दुनिया की पुकार है, इस पर कोई कैसा रोक लगा सकता है भला। ये पुकार के लिए यानी ये नारेबाजी के लिए अपन लोग रोक तो नहीं लगा सकते, इसलिए ये तो चलने दो। बेहद गदगद स्वर में पिताजी के ये सब सुनते रहे और मैं आवक। पिताजी मेरे को ये सब सुना रहे थे और मैं एकदम परेशान, क्यों पिताजी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या होने वाला है, ये मैं सुनती रह गई। मुझे ना अपनी आँखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर हकीकत थी। मेरे पिताजी जो मेरे बारे में बोल रहे थे, प्रिंसिपल से बातचीत करके आए, ये तो आजकल की पुकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुन के मैं एकदम आवक हो गई और मैं आँखों पर और मेरे विश्वास करूं या ना करूं, और मेरे कानों पर मैं विश्वास करूं या ना करूं। लेकिन ये तो हकीकत थी कि मेरे पिताजी सुना रहे थे। ये घटना और एक इंसिडेंट भी हुआ। देखिए, आज़ाद हिंद फ़ौज के मुकदमे के सिलसिला था। जब आज़ाद हिंद फ़ौज का जो सुभाष चंद्र बोस उन लोगों का सिलसिला था मुकदमे का, सभी कॉलेजें स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। क्या है, जब सब स्कूलों के लिए कॉलेजों के लिए दुकानों के लिए बंद करने के लिए एक पुकार थी। जो नहीं कर रहे थे छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाके हड़ताल करवा रहा था। पिताजी के मित्र थे, उन्होंने यहाँ पे आके मेरे पिताजी को आग लगा दिए कि मनु भंडारी ऐसा कर रही है, आपको इज़्ज़त और बेआबरू का ख्याल रखना है। ये कहे के उनको आग लगा के चले गए, यानी भड़का के चले गए। और मेरे पिताजी सारे दिन भपकते रहे, यानी मेरे ऊपर गुस्से से रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आके थू थू करके चले जाएं। बस अब मुझे यही बचे हुआ है कि सारे लोग घर पे आके मुझे थू थू करके जाना है, यानी मेरे को बेइज्जत करके जाना है। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, अब मन्नू को बाहर निकालना बंद कर दो, घर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी का एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। उसके बाद ये तो मुझे पता नहीं था कि मेरे पिताजी को आग लगा के चले गए इनके मित्र, लेकिन बेखबर यानी मुझे ये पता ही नहीं है। तो रात में मैं घर आने के बाद लौटते समय मेरे पिताजी के और एक बेहद अंतरंग यानी मेरे पिताजी के बिल्कुल करीब अच्छे जिगरी दोस्त वहाँ पे आके बैठे हुए थे। उनका नाम है डॉक्टर अम्बालाल जी, उनका नाम है डॉक्टर अम्बालाल। उन्होंने वहाँ पे बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। मनु भंडारी घर में आते ही उनको देख के डॉक्टर अम्बालाल जी बुलाए। मनु भंडारी को देखते ही बोले, मनु भंडारी जी आइए, आओ आओ मन्नू, यहाँ पे आके बैठिए।
आप चौराहा पर जो भाषण दे रहे थे वो भाषण सुन के मैं सीधा आपके पिताजी को बधाई देने के लिए आया हूँ। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते ही भंडारी जी, घर से निकले भी करो? भंडारी जी यानी इनके पिताजी को समझा रहे थे, क्या आप घर में ही बैठ के रहेंगे क्या? आप घर से तो बाहर निकलिए। यू हैव मिस्ड समथिंग, आप कुछ छोड़ दे रहे हैं। यू हैव मिस समथिंग, आप कुछ छोड़ दे रहे हैं। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे, वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। जो मेरे बारे में कह रहे थे उनके दोस्त, और इनके चेहरे के पर का जो गुस्सा था वो गुस्सा बदलते बदलते और खुशियों में बदलता हुआ जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। फिर बाद में भीतर जाने के बाद, अंदर जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे बताया कि इससे पहले एक दोस्त आए थे, उन्होंने कुछ कह के गए, पिताजी बहुत गुस्से में थे, और अब की बात सुन के ज़रा मैं राहत से सांस ले ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उसी समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। आज पीछे मुड़ के, आज अगर से मैं मेरा पुराना ज़माना, मेरा बचपना देखती रही तो मुझे उस समय मैं जो भाषण दी थी वो भाषण मेरा क्या था और वो टाइम पर मेरी उम्र क्या थी। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। जब डॉक्टर साहब का जो खुशी देने वाली बात उन्हें सुना रहे थे, उन्हें जो मेरी तारीफ़ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, वही मुझे यहाँ तक लेके आया था। आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। जो आज से 50 साल पहले अजमेर के चौराहा पर एक लड़की बिना झिझक के धुआंधार भाषण देना, ये पहली बार हुआ होगा। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधी के बीच जीते थे वे, लेकिन पिताजी कितने अंतर्विरोधियों के बीच में इन्हों जी रहे थे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने के प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। क्या है, इनके बीच में जो अपनी विशिष्टता फिर बनाने की जो प्रयास थी वो और उनकी इज्जत का वो उनके पास रहा था। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दिनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? क्या हमारे पिताजी को बिल्कुल पता नहीं क्या ये रास्ता टकराव का है? सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में 1947 मई के महीने में शीला अग्रवाल को वो कॉलेज वाले एक नोटिस दे दिए कि लड़कियों को भड़काना, इसके लिए कॉलेज का अनडिसिप्लिन के लिए, बिगाड़ने के लिए इनको एक नोटिस दिया गया। इस बात को लेकर हुड़दंड ने माचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। क्या है, उसके बाद हड़दम मची। उसके बाद 3rd ईयर में कॉलेज में हम 3 छात्रों को निकाल देने का प्रवेश निषेध कर दिया और कॉलेज चलाने गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर खोलना ही पड़ा। आखिरी में जो फाइनल ईयर उन लोग बंद कर दे के 1st ईयर 2nd ईयर चला रहे थे, लेकिन हम लोग जो हड़दंड मचाए तो उससे फिर उन लोग अगस्त के महीने में फिर फाइनल ईयर उनको खोलना ही पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चीर प्रतिष्ठित खुशी के सामने ये खुशी बिला गई। हमारे को तो बहुत बड़ी खुशी हुई और यह खुशी के सामने हम बहुत बड़े
खुशहाल महसूस हुए। शताब्दी का सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, यह खुशी का सबसे बड़ा हमारे को जो उपलब्ध हुआ, हासिल हुआ, वही है 15 अगस्त 1947। ये कहानी स्वतंत्र आंदोलन के बारे में एक कहानी ये भी मनु भंडारी जी से लिखी गई है।